नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री का आज लास्ट लेक्चर है, मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट करें उसे बाइफर्केशन में पढ़ें, यानी कि 3 दिन कोई एक सब्जेक्ट और 3 दिन कोई और सब्जेक्ट, जिससे कि और थोड़े बड़े लेक्चर्स में बना करके उसको तेज़ी से कोशिश करूँगा कि ख़त्म हो जाए। आज कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर प्रश्न पूछिए। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि आंसर इसी लेक्चर के लास्ट में मैं दे दूँ। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न है उसमें 4 बुक का नाम लिखा हुआ है, मोस्टली बुक्स के ही नाम है, मिसलिनियस से ही मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो पहला नाम है कैप्टिव लेडी, द ब्रोकन विंग दूसरा, गोरा तीसरा और टेररिस्ट चौथा। 4 बुक्स के नाम है और यहाँ पर 4 नाम लिखे हुए हैं, आपको करेक्टली मैच करना है कि दिलीप मुखर्जी, माइकल मधुसूदन, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, किसने कौन सी बुक लिखी है ये डिसाइड करना है आप लोगों को। और थोड़े से ठीक ठाक प्रश्न लेकर के आया हूँ, ऐसे ही लिख दिया हूँ कि 90% लोग नहीं दे पाएंगे, आप लोग बहुत होनहार हो, जिन लोगों को मालूम होगा वो लोग जरूर आंसर करेंगे। अमृत और विष, देवदास, द व्हील ऑफ हिस्ट्री और एनहिलेशन ऑफ कास्ट, यहाँ पर 4 बुक्स का नाम मैंने फिर लिखा है। सामने उसके शरद चरण चटर्जी, अमृतलाल नागर, राम मनोहर लोहिया और बी आर अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर। यहाँ पर 4 ऑप्शन और हैं, आपको करेक्टली मैच करना है कि किसने कौन सी बुक लिखी है। एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आपको बुक का नाम पता नहीं है अभी करंटली, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, जो भी 4 बुक्स मैं बता रहा हूँ कहीं नोट डाउन कर लीजिए और खुद से सर्च कर लीजिए, अगर इन केस आप लास्ट तक नहीं देख पाते हो लेक्चर। ठीक है, फिर एक बुक और इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है, एक बुक का नाम और है, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। अगला फिर एक प्रश्न है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो काफ़ी सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आया हूँ मैं, करीबन इसमें रहे होंगे 50+ प्रश्न, लेकिन मैं केवल 5, 7, 8, 10 प्रश्न लेकर के आया हूँ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण मुझे लगे। तो फिरंगिया किसने लिखा है भोजपुरी में लोकप्रिय कविता, ये आपको बताना है। फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, इसके लेखक कौन है। DK चक्रवर्ती हैं, WA फेयर सर्विस हैं, DP अग्रवाल हैं या A घोष हैं, ये भी आपको बताना है। अगला यहाँ पर आता है जिसमें शायद करेक्टली मैच करके मैंने रखा है, फिर भी एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, हालांकि सही है लेकिन फिर भी क्रॉस चेक करना। ठीक है, फ्रीडम एट मिडनाइट लिखा हुआ है लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लापियरे ने, मदर इंडिया लिखा हुआ है लेडी कैथरीन मेयो ने, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन ये राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने लिखा है। अगला यहाँ पर एक प्रश्न और मैंने पूछा है कि प्राइस ऑफ पार्टीशन ये किसने लिखा है। तो ये रफ़ीक जाकरिया ने लिखा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, और रफ़ीक जाकरिया का नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न कई बार बन चुका है। तस्लीमा नरसीन अभी न्यूज़ में आई, इन्होंने, ये बांग्लादेश की लेखिका थी जिनको देश से निकाल दिया गया। ठीक है, तो तस्लीमा नरसीन की कुछ बुक्स हैं जो मैंने सेलेक्ट कर ली हैं। हो सकता है कि बांग्लादेश का मुद्दा चल रहा है, अगर इस दौरान पेपर बने तो शायद इस तरह की चीज़ें भी देखी जा सकती हैं न्यूज़, मतलब 27 अक्टूबर के पेपर में। तो इनकी कुछ बुक है, जैसे लज्जा है, उतल हवा की है और अमार माया वेला की। तो ये 3 बुक्स जो है इनकी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला है द रोड अहेड, इसको बिल गेट्स ने लिखा है। अब आर्ट एंड कल्चर पे कुछ PYQ मैंने यहाँ पर लिख के रखे हैं, इसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, पहले हम लोग टेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो आधुनिक इतिहास का विवध देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, बात हो रही है कि 19वीं शताब्दी में रूस देश का भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। एक सेकंड, ठीक है, तो एंग्लो अफगान जो संबंध हुए, यानी कि जब एंग्लो अफगानिस्तान वॉर हो रहा था तो उसमें रूस देश जो है वो बढ़ सकता था भारत की ओर। ठीक है, फिर रूस एवं ईरान के मध्य हुए तुर्कोमन चाई की संधि के पश्चात रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए। तुर्कोमन चाई की संधि याद रखेंगे, कभी कभार मैच ऑफ द फॉलोइंग में एक ऐसी संधि का नाम दे देगा और उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है।
तो ये रूस और ईरान के मध्य हुई थी तुर्कोमन चाई की संधि 1828 में। इसके बाद रूस के बढ़ते प्रभाव से अंग्रेज घबरा गए, जिस तरह से रूस उस समय शक्तिशाली हो रहा था। इंग्लैंड में विशेषज्ञों ने भारत संकट में है का नारा लगाया। अब एक वैज्ञानिक सीमा की खोज आरंभ हुई। ये लोग अब ये सोचे कि एक वैज्ञानिक सीमा या साइंटिफिक जो लिमिट होती है किसी कंट्री की, वो डिसाइड होनी चाहिए। उत्तर पश्चिमी दर्रा भारत के प्रवेश द्वार की चाबी थी। तो ये आपको पता है कि सारा जो है सभी आक्रमणकारी आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आते हैं। कराकोरम वाला जो रेंज है वहीं से होकर के आते हैं। यह सोचा गया कि अफगानिस्तान को एक मित्र या समर्थक शासक के अधीन होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और बता रहा हूँ कि मैं डायरेक्टली टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें मिसलीनियर टेक्स्ट लिखे हुए हैं। जो क्वेश्चन आया रहा होगा सेम उसी बेसिस पर यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिए गए हैं। सबसे अच्छा तरीका क्या है सुनने का, कि अगर देख करके सुनोगे, जैसे अपने सामने मोबाइल रख दिया और सुन रहे हो, तो टेक्स्ट देखते देखते और मेरी आवाज़ सुनते सुनते नींद आने लगेगी। ठीक, तो सबसे बेटर तरीका ये होता है कि जब भी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे कार में जा रहे हो, बेसिकली कार में, या बस से ट्रैवलिंग कर रहे हो, या फिर ट्रेन से कर रहे हो, उस दौरान लेक्चर को सुनिए। या फिर लेक्चर को कैसे सुनना है कि घर में लगा दिया, टेक्स्ट नहीं देख रहे हैं, केवल जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, ठीक है। और अगर महिलाएं हैं, कोई अपना काम कर रही हैं, चाय बना रही हैं या जो भी काम कर रही हैं, ठीक है, वो उस समय सुन ले रही हैं। लड़के लोग हैं तो जैसे गाना सुनते हो उस तरह से सुनो, कि मतलब जेब में मोबाइल रख के पॉकेट में, और उसके बाद इसको आराम से सुन रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि अगर आप बैठ के एक एक लाइन अंडरलाइन करके देखने लगो या देख देख के पढ़ रहे हो, तो 45 मिनट जो है रेंज है, फिर उसके बाद आपको नींद आने लगेगी, सो भी जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए लूसेंट हो गया या इस तरह की जो भी वन लाइनर टाइप चीज़ें हैं, इसको पढ़ने के लिए जो है थोड़ा सा मतलब कहीं और भी दिमाग रहे, और क्वेश्चन आप इस बेसिस पर सॉल्व करिए और कई बार सुनिए, कोशिश करिए, ठीक है। फिर सीधे यहाँ पर आते हैं। 19वीं शताब्दी में उड़ीसा में जो है अकाल पड़ता है 1866-67 के आसपास में, ठीक है। 1865 में सूखा पड़ता है और 66 में उड़ीसा, मद्रास, उत्तरी बंगाल और बिहार में अकाल पड़ता है। अकाल की भीषणता रहती है कि उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पड़ा। इसने इतने व्यापक स्तर पर जन क्षति हुई कि 13 लाख लोग जो है उड़ीसा में ही मृत्युग्रस्त हो गए। इस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, 1866 के दौरान उड़ीसा में एक ऐसा अकाल पड़ता है जिसमें लगभग 13 लाख लोग काल के गाल में समा जाते हैं, और इसी को बोलते हैं सी ऑफ कैलेमिटी। उड़ीसा अकाल भारतीय अकालों के इतिहास में निर्णायक है, क्योंकि इसके पश्चात सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में एक समिति आई। तो 1866 के अकाल के बाद किसकी समिति आती है, तो अकाल आयोग बन रहा है जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में, ठीक है। अब एक प्रश्न और पूछता है कि पिंडारियों का दमन किसने किया, ठीक है। तो पिंडारियों का दमन किया लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड हेस्टिंग और वॉरेन हेस्टिंग दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग को वॉरेन हेस्टिंग से कंफ्यूज नहीं करना है। लॉर्ड हेस्टिंग आपका 1814 के आसपास रहने वाले व्यक्ति हैं। इन्हीं के प्रेजेंस में सुगौली की संधि होती है नेपाल के साथ इंग्लैंड की, या ब्रिटिशर्स की नेपाल के साथ संधि होती है, ठीक है। तो ये लॉर्ड हेस्टिंग है। और वॉरेन हेस्टिंग कब थे, 1773 के आसपास में, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो वो वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर से गवर्नर जनरल बनते हैं। तो गवर्नर जनरल बन रहा है, दोनों में डिफरेंस है। पिंडारियों का पहला उल्लेख जो मिलता है मुगलों के महाराष्ट्र पर 1889 के आक्रमण के समय मिलता है। अब यहाँ पर बात आता है कि बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़ते थे, यानी कि पिंडारी जो थे वो खूंखार लड़ाके थे, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। खूंखार लड़ाके थे जो कि बाजीराव प्रथम के काल में अवैतनिक रूप से, इनको वेतन नहीं चाहिए था, मराठों की ओर से लड़ते थे और केवल लूट में भाग लेते थे, ठीक है। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चीतू, बासिल मोहम्मद और करीम खान। 7 जुलाई 1896 को बंबई के वाटसन होटल में मार्वेल ऑफ द सेंचुरी नाम से ल्यूमियरे बंधुओं द्वारा भारत के पहला सिनेमा शो आयोजित हुआ। तो ये भी याद रखेंगे कि भारत का पहला सिनेमा शो किसके द्वारा आयोजित हुआ, तो ल्यूमियरे बंधु हैं, ल्यूमियरे ब्रदर्स, उनके द्वारा आयोजित हुआ था। और वाटसन होटल में मार्वेल ऑफ द सेंचुरी नाम से ये चीज़ 1896 में हुई थी। गांधी और तिलक दोनों ही भारत का व्यापक दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य करते थे। तिलक प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता के निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया, और दृष्टि से वह महात्मा गांधी से अग्रगामी थे, यानी कि जनता से ज़्यादा सटने का काम या उनके निकट आने का काम कौन किया, तिलक जी किए। एक चीज़ और बताता हूँ कि लेक्चर थोड़ा बहुत बोरिंग है, स्टार्टिंग का 15 मिनट बोरिंग होगा, उसके बाद जो मैं आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ उसमें प्रीवियस ईयर जितने प्रश्न आए हैं कोशिश करूँगा कि सारा कुछ लिख के पढ़ा दिया जाए, ठीक है। तो बस थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग का आप लोगों को स्पेंड करना है।
कुछ वर्ष पहले एक बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया यहाँ पर जीवी मावलंकर को लेकर के। 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और ये जो है प्रथम ऐसे अध्यक्ष बनते हैं जो कि औपचारिक विग त्याग करके गांधी टोपी पहनना स्टार्ट करते हैं। विग क्या होता है, आप देखते हो कि लेजिस्लेटिव असेंबली वाले जो है ना, ऐसे ऐसे करके कुछ ऐसे ऐसे भूत टाइप का विग पहनते हैं वाइट कलर का, ठीक, या जो भी विग वो लोग पहनते हैं, मुझे लग रहा है यही पहनते हैं। तो इसको हटा करके इन्होंने गांधी टोपी एक्सेप्ट किया। तो जब अंग्रेज पूछे कि क्यों गांधी टोपी आप पहन रहे हैं, तो इस पर कहे कि आपकी ये जो विग है ये गर्म जलवायु के अनुकूल नहीं है। भाई भारत की जो जलवायु है थोड़ी सी गर्म है, इंग्लैंड या यूके की जलवायु जो है वो थोड़ी सी ठंडी है, तो वहाँ पर वो विग जो है अप्रोप्रिएट लगता है, ठीक लगता है। अब गर्मी के मौसम में यहाँ जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, अगर आप लोग जो है कोई गर्मी की जाड़े वाली टोपी लगाकर चलो तो मुझे तो लगता है बेहोश हो जाओगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये बाद में लोकसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं और प्रथम अध्यक्ष बनते हैं जीवी मावलंकर, गणेश वसुदेव मावलंकर पूरा नाम है। फिर संविधानविद बी.आर. अम्बेडकर के बारे में कुछ बता रहा है कि 1891 में मध्य प्रदेश के महू में जन्म हुआ इनका और मृत्यु होती है 1856 में। मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जाता है, यानी कि ही गॉट भारत रत्न, सॉरी, पॉस्थुमसली, ठीक है। मरणोपरांत को पॉस्थुमसली बोलते हैं। गुरुदेव की संज्ञा प्रसिद्ध साहित्यकार नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रदान की गई। इनका जन्म हुआ था कलकत्ता नगर में 1861 में और देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के पुत्र थे। 14वें बालक के रूप में जन्म हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी 14वें बालक थे ये। वर्ष 1901 में उन्होंने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया जो कि 1921 में विश्व भारती के नाम से विश्वविख्यात विश्वविद्यालय बना। तो विश्व भारती की स्थापना कौन किया है? वो किया है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन अगर पूछा जाए शांति निकेतन की स्थापना कौन किया है, तो उनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया है, ठीक है। 1913 में उनको नोबेल प्राइज़ मिला था, ये लास्ट उसमें भी हम लोग पढ़ चुके थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी, द ग्रेट सेंटिनल, किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। ये प्रश्न भी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि महान प्रहरी किसने कहा है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा है। महात्मा गांधी का मानना था कि वो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के पीछे नैतिक बल प्रदान करते थे, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा कौन देता है? तो छोटे लाल बहादुर शास्त्री जी देते हैं। बहुत ही जबरदस्त प्रधानमंत्री थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु होती है आपका ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, उस समय महात्मा गांधी ने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, अतः हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। अब ये चीज़ क्यों लिखी है? क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट कहीं पूछा होगा दोस्तों कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। किसने कहा है? 4 नाम दे दिया होगा। बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, सरोजनी नायडू ने कहा है, या फिर मदन मोहन आपका M.K. गांधी ने कहा है, मोहनलाल करमचंद गांधी ने कहा है, ठीक है। तो आपको करेक्ट आंसर जो है वहाँ पर बताना है, तो इसीलिए याद रखिएगा ये चीज़ कही थी महात्मा गांधी ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता के पश्चात यह कहा था कि प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, ठीक है। ये भी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछ देता है, उसमें चौधरी चरण सिंह का नाम दे देगा और भी एक आध उनका नाम दे देगा, क्या बोलते हैं, राजकुमार शुक्ला का नाम दे देगा, ठीक है। और जो किसान आंदोलन के नेता लोग हैं, एन जी रंगा का नाम दे देगा, किसी और का नाम दे देगा, सहजानंद सरस्वती का नाम दे दिया। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, इसीलिए स्टेटमेंट जो होता है उसको जरूर लिख लिया करिए। जितने स्टेटमेंट मैंने बताए उसको कॉपी पे लिख लो, एक बारी रिवाइज करो, दोबारा रिवाइज करो, एग्जाम से पहले रिवाइज कर लो, हो गया। अगर उसमें से कोई भी प्रश्न आएगा तो 12, 14, 15 स्टेटमेंट्स हैं, एक बारी पढ़ लिए, चले गए, वहाँ पर टिक मार के आ गए, 10 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए जिसमें समय बचे। तो इन्होंने कहा था प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मॉरिस जो है इनके जीवनीकार हैं या बायोग्राफर हैं, यानी कि बायोग्राफी लिखी है उन्होंने। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48 में भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट खत्म होता है। फिर स्टार्ट होता है अगस्त 1923 से बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई। इसमें लगभग 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सनातनी हैं, हिंदू हैं, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी भी शामिल हैं। ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले, यानी कि जो अब पाकिस्तान है, कि एक छोटे से गांव में खान अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पर स्विच कर दिया उस चीज़ को, दूसरा स्टेटमेंट दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करने लगा। कह रहा है सीमांत गांधी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। इसके अलावा बादशाह खान, फ़खे अफगान आदि नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इनको खान अब्दुल गफ्फार खान के नाम से भी जाना जाता है और ये पहले व्यक्ति हैं जिनको जो है भारत रत्न भी दिया गया है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है। अच्छा, एक हमारे प्रधानमंत्री हुए जिनको निशाने पाकिस्तान दिया गया है। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्हें निशाने पाकिस्तान दिया गया है, ठीक है।
तो उसके पीछे की भी कहानी है, एक प्रधानमंत्री सीरियल है, अगर आप देखो एबीपी न्यूज़ पे है, वो यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे जो है उनको मिला है, और भी किसी किसी मूवीज़ में भी दिखाता है कभी कभी, बट बहुत ठीक से नहीं दिखाता है, ठीक है। तो स्टोरी कुछ घातक है, भारत के खिलाफ ही काम किए और उन्हें निशाने पाकिस्तान मिला। हालांकि इस चीज़ का कोई पुष्टि नहीं है जो मैंने बोला। 1887 में भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? तो फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी या खान अब्दुल गफ्फार खान को किया गया था। फिर बात आती है पट्टाभी सीतारामैया की। तो मैंने बताया था कि गांधी जी के जो चेला है, इनके प्रतिनिधि के रूप में त्रिपुरी संकट जो बात होती है, तो बंगाल में जो त्रिपुरी है उस अधिवेशन में ये खड़े हुए थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस से हार गए। सुभाष चंद्र बोस ने फिर गांधी जी के विरोध को देखते हुए, या जो भी स्थिति रही उस समय, उसको देखते हुए इस्तीफा दे दिया, और उनकी जगह पर कौन बने? तो उनकी जगह पर बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। तो ये प्रमुख राष्ट्रवादी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार हैं पट्टाभी सीतारामैया। वे व्यवसाय से क्या थे? चिकित्सक थे। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस से कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हार गए, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से स्विच कर रहा है, बात करता है 1929 की। भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय, तो बात होने लगी अब 1929 की, तो उसमें भारत सरकार ने भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति की थी। तो अगर ये प्रश्न पूछे कि भारतीय श्रम पर राजकीय आयोग की नियुक्ति कब हुई, तो 1929 में भारत सरकार ने की थी, और अध्यक्ष थे इसके JH विटली। तो बस विटली याद कर लीजिए कि 1929 में भारतीय श्रम पर एक राजकीय आयोग की नियुक्ति हुई थी, जिसके अध्यक्ष हैं विटली। इस आयोग का उद्देश्य था कि भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं और बागानों में श्रम की वर्तमान परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं के स्वास्थ्य, क्षमता, जीवन की स्थिति और नियुक्ति कार्यों और नियुक्तियों के बीच संबंध की सिफारिश करना। यानी कि किस तरह श्रम के लिए अच्छा वातावरण उत्पन्न हो जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, जिस औद्योगिक कार्यशाला में या फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, जीवन की स्थिति कैसी है वहाँ पर, इस सब का जो है समीक्षा करना है, ठीक है। बंगाल दुर्भिक्ष कब आता है? तो 1943 में आता है। इससे पहले मैंने क्या बताया था? 1866 में आया था, उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत भयानक अकाल आया था, और उसमें मैंने बताया था कि लगभग 13 लाख लोग जो है काल के गाल में समा गए, ठीक। तो यहाँ पर बंगाल दुर्भिक्ष की बात कर रहा है, 1943 में आता है। एक अनुमान था कि 1.5 मिलियन से 4 मिलियन लोग मारे गए। मिलियन का मतलब होता है 10 का गुणा कर देना है, तो लाख में बदल जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 15 लाख से लेकर के 40 लाख लोग मारे गए, ऐसा कुछ इसमें कह रहा है। शीत युद्ध का काल आ गया, ठीक है। शीत युद्ध का काल आता है कि विश्व स्तर पर शांति और पारस्परिक सहयोग की स्थापना करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्ष, इसी को नैम कहते हैं, नॉन अलाइंड मूवमेंट का सिद्धांत प्रस्तुत किया कि हम लोग किसी की ओर नहीं है, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर तुम लोग लड़ाई झगड़ा करोगे तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, और ना हम लोग को शामिल होना है। नेहरू तथा भारत की नीति मुख्य रूप से यही रही कि शांत निशस्त्रीकरण और जातीय समानता का पक्ष लिया जाए, ठीक है, तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझे। दातव्य है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, अब ये सारे नाम याद रखिएगा, मिस्र के हैं कर्नल नासिर, भारत के हैं जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के हैं टीटो, के सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में गुट निरपेक्ष आंदोलन का गठन किया गया। यूगोस्लाविया में ये जो नैम का समिट हुआ वो यूगोस्लाविया में हुआ, वहाँ की राजधानी में। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 61 में बेलग्रेड में आयोजित किया गया। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा, जो कि 61 में जाकर के मुक्त कराया गया, ठीक है। 14 वर्षों तक भारत ने धैर्य रखा। अमेरिका ने वर्ष 1955 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया कि पुर्तगाल जो है, मतलब गोवा जो है, वो पुर्तगाल का ही एक प्रदेश है, ठीक है। अमेरिका जो है हमेशा, जैसे अमेरिका अगर किसी से सट रहा है तो ये जान जाइए कि वो देश बर्बाद होने वाला है, ठीक। अमेरिका किसी का नहीं है, अमेरिका जहाँ अपना फ़ायदा देखता है वो काम कर देता है, ठीक। और अमेरिका किसी के साथ सट के अंदर अंदर क्या कर रहा है वो बस अमेरिका जानता है, फिर चाहे राष्ट्रपति कोई भी हो, अमेरिका की एक पॉलिसी है, वो वही काम करता है। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के साथ साथ ब्रिटिश उदारवाद और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। जर्मन राष्ट्रवाद से किंचित मात्र भी प्रभावित नहीं थे। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लेखों एवं भाषणों से उनके समाजवादी विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है, ठीक है। तो मतलब जो उन्होंने ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा है उससे भी, और उसके अलावा उनके लेखों से, भाषणों से, सबसे जो है सोशलिस्ट थिंकिंग जो उनकी थी वो चीज़ दिखाई देती है। महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाले कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। 35 स्कूल लगभग बंगाल में खोले थे। उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम लिखा,
वो 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तो अगर ये पूछे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम स्नातक कौन था, तो वो थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी 1858 में। अबुल कलाम आज़ाद देवबंद से जुड़े थे। अबुल कलाम आज़ाद वॉज द मैन जो कि सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट टाइम तक कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं 1940 से लेकर के 46, क्योंकि बीच में कई सारा सेशन सस्पेंड हो जाता है वर्ल्ड वॉर के नाते, ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल इनका रहा। और इसके साथ साथ जो है अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बने भारत की आज़ादी के बाद, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट में इनको कुछ नहीं मिला था। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अंतरिम सरकार का जब गठन किया गया तो अबुल कलाम आज़ाद के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, कोई विभाग नहीं था। उन्होंने अल नवदाह का प्रकाशन किया था और 40 से 46 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। इंडिया विंस फ्रीडम उनकी बुक है। इसके अलावा अल हिलाल भी उन्होंने लिखा है और अल नवदाह भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 बुक और मैंने इसके अलावा बताया आपको। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति का प्रतिपादन 6 अप्रैल औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया। अब यहाँ से अलग हो गया, औद्योगिक नीति की बात आ गई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात आती है, ठीक है। तो द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज प्रोपाउंडेड इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ अप्रैल 6, 1948। तो 1948 में आया अप्रैल के महीने में। और इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना की गई कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी भारत की, ये बात कही गई, ना कि कैपिटल इकोनॉमी होगी, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की बात इसमें की गई। इसके अंतर्गत क्या किया गया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन किया गया कि क्या क्या जो है पब्लिक सेक्टर है और क्या क्या प्राइवेट सेक्टर होगा, और दोनों क्षेत्र के लिए अलग अलग उद्योगों का निर्धारण किया गया कि भाई प्राइवेट सेक्टर वाले बस ये क्षेत्र करेंगे और पब्लिक सेक्टर वाले ये क्षेत्र करेंगे, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम केरल में 1957 में साम्यवादी सरकार की स्थापना होती है, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की कोई सरकार बनती है केरल में 1957 में। अच्छा, आपको बताना है सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, ठीक, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेहरू गांधी जी के सत्य, अहिंसा और अस्पृश्यता जैसे राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों के अनुयायी थे कि भाई सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, हिंसा नहीं करनी चाहिए, अस्पृश्यता, टचबिलिटी, अनटचबिलिटी, यानी कि कोई लोअर तबके का व्यक्ति है हम उसको नहीं छुएंगे, छुआछूत टाइप की चीज़ें, ये जो है नहीं करनी चाहिए। इसके राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांतों दोनों के ही अनुयायी थे, जबकि आर्थिक सिद्धांतों पर दोनों में गहरे मतभेद थे कि गांधी जी कुछ और आर्थिक विकास के लिए चाहते थे कि सब लोग बैठ के चरखा चलाएं, ठीक है, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग आगे बढ़े। वहीं नेहरू जी भारी उद्योगों के पक्षधर थे कि भाई स्टार्टिंग में तो भारी उद्योगों पर ध्यान दिया जा सकता है, जैसे पन बिजली परियोजनाएं यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इत्यादि चीज़ें लगाई जा सकती हैं, बड़े डैम बन सकते हैं, व्यापक तौर पर लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, हमारे पास अपना न्यूक्लियर विभाग होना चाहिए। इस सब चीज़ों पर नेहरू जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव सोच के व्यक्ति थे। तो जहां भारत के आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया, वहीं नेहरू जी भारी औद्योगिकरण के पक्ष पोषक थे। तो आप देख भी सकते हो कि गांधी ग्रामोद्योग जो होता है, गांधी आश्रम, वहाँ कपड़े तो अच्छे होते हैं, जैसे आप अगर पहनोगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन है क्या, क्योंकि कोई पहनना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि देखो वो है तो हथकरघा और कुटीर उद्योग, ठीक है, यानी कि हैंडलूम्स प्रोडक्ट है, लेकिन एक तो वो महंगे होते हैं, फिर उनके जो कलर होते हैं चूंकि वो प्राकृतिक होते हैं तो उतना ब्राइट कलर नहीं आता, उनमें वो चमक नहीं रहेगी। तो आजकल जो है चकाचौंध का ज़माना है, टिकटॉक पे वीडियो बनाना है, तो फिर कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो उन कपड़ों से काम नहीं चलेगा और कपड़े भी बहुत महंगे आएंगे। एक कुर्ता लेने जाओगे तो पता चलेगा 1500 का है, यहाँ जो है 250-300 में हल्दी का कुर्ता मिल जाएगा। तो दोनों में अंतर है, हालांकि उसको पहनने पे मज़ा आता है, बॉडी के लिए कंफर्टेबल है और लोगों को रोजगार, मतलब जो लोग कर रहे हैं उसका काम, उनके हाथ में भी 4 पैसा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है लोअर तबके को यानी कि लघु उद्योगों को थोड़ा सा बूस्ट किया जाता है। हालांकि हमारे वहाँ भी एमएसएमई जो चल रहा है, मतलब एमएसएमई के अंतर्गत बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, उसमें मुद्रा लोन भी एक समय आया था। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं क्लीमेंट एटली, उन्होंने कहा कि डोडो एक विलुप्त पक्षी, डोडो जो है विलुप्त हो चुका है, उसका एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, कि साम्राज्यवाद जो है वो मर चुका है। अणु बम विस्फोट होता है 6 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा में, और फिर 9 अगस्त को होता है नागासाकी में। दोनों ही कहाँ होता है, जापान का एक शहर है। जापान जो है बहुत भयानक देश है, ठीक है। भयानक क्यों है? क्योंकि जापान की टेक्नोलॉजी देख लो, जापान के लोगों को देख लो, आपको पता चलेगा कि जापान के लोग मतलब सुसाइड क्यों करते हैं। सुसाइड इसलिए नहीं करते हैं कि भाई नौकरी नहीं है या ऐसी चीज़ें, सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि उनके वर्किंग आवर्स इतने अधिक है, 18 घंटे काम कर रहे हो डेली बेसिस पर, वो भी छुट्टी नहीं है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा काम करते हैं कि वो लोग जो है डिप्रेस्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा काम करते हैं अपनी कंट्री के लिए, और बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिज्म उनके अंदर होता है। तो जापान में देशभक्ति या पैट्रियोटिज्म बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हर आदमी जो है अपने राष्ट्रगान का सम्मान करता है, हर आदमी अपने देश के प्रति वफादार है। इंडिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है यार, ठीक है।
एक गरीब तबके का व्यक्ति ये पहले से ड्रीम रखता है कि हम मेहनत करेंगे, कोई अच्छी पोस्ट पा लेंगे, ठीक। लेकिन पोस्ट पाने के बाद क्या होता है? पोस्ट पाने के बाद जितनी अराजकता हो सकती है उतनी करता है। अरे भाई, शर्मा जी का लौंडा कर रहा है, ठीक है, या यादव जी का कर रहा है, या कोई जनाब कर रहे हैं, उनको देख के क्यों प्रेरित होना है? ठीक है, वो 1 अरब रुपया कमा लिए। आपका जीवन अगर ठीक से चल रहा है, आप सुखी हो, खुश रहने का कंसेप्ट दूसरा होता है यार, ठीक है। अगर आपको काम भर के पैसे मिल रहे हैं, सपोज करो कि तुम्हारी तनख्वाह ले दे के अगर 1 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए पहुंच रही है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर मार के एकदम लूट लो देश को। ये सब नहीं करना चाहिए। खैर छोड़िए। तो जापान के बारे में ये सारी चीज़ें थी। तो 15 अगस्त 1945 को संयुक्त शक्तियों के समक्ष जो है जापान आत्मसमर्पण कर देता है। फिर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में एक बात आती है कि 1789 में फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति होती है। यह क्रांति जो है सामंतवाद, वर्गीय विशेषाधिकार, भ्रष्ट नौकरशाही और निरंकुश और अयोग्य राजतंत्र के विरुद्ध मध्यम वर्गों वाले करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बात होती है कि प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु चौथी पदावधि के दौरान हुई थी। 47 से 52, 52 से 57, 57 से 62 और 62 से 64 के दौरान 64 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू संसद सदस्य के रूप में इलाहाबाद के फूलपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जनता पार्टी के मोरारजी देसाई थे, जो कि 24 मार्च 1977 को, बेसिकली 1977 याद रखिए, जो है इस पद पर नियुक्त हुए। तो ये भी चीज़ याद रखनी है कि किस पार्टी के हैं, तो जनता पार्टी के हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी हैं, ठीक है, मोरारजी देसाई। इन्होंने गुजरात के सूरत संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूलतः संस्कृत एवं बंगाली दोनों ही भाषाओं में मिश्रित प्रयोग से किया था। उनके उपन्यास आनंद मठ में संकलित है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ, ठीक है। ये जो शिमला समझौता है वो आपके 1945 वाले शिमला समझौता से अलग है, ठीक है। तो ये शिमला समझौता होता है 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में। 1999 में कारगिल विवाद होता है, जिसे ऑपरेशन विजय की संज्ञा दी जाती है। इस युद्ध में जो है भारत वाले सफलता प्राप्त करते हैं। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की स्मृति में 23 दिसंबर को कृषक दिवस मनाया जाता है। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस कलकत्ता में 1928 को संपन्न हुई थी। अब ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, ठीक है, काफ़ी रैंडम पॉइंट है, मैं समझ रहा हूँ थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम मिसलीनियस में जो चीज़ें जैसे दी हैं वही हम लोग वैसे ही पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। इस कांग्रेस की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी 28 में। अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में स्थित है। इसकी स्थापना 1910 में हुई थी। ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। फिर ऑपरेशन पोलो किसके लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। जो हैदराबाद रियासत था ना, वो उस समय का वन ऑफ द रिचेस्ट रियासत था आपका वर्ल्ड का। बहुत ज़्यादा पैसे थे हैदराबाद रियासत में, ठीक है। उनकी अपनी सेना थी, तो उसके विरुद्ध जो है ऑपरेशन पोलो वल्लभ भाई पटेल और के मेनन, इन दोनों लोग के सूझबूझ से चलाया गया था। और ये ऑपरेशन चला था सितंबर 1948 के मध्य में। फिर पश्चिम बंगाल में एक सचिवालय भवन था, जिसको राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। कोलकाता स्थित इस भवन में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कार्यालय स्थित है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि राइटर्स बिल्डिंग में ही पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का कार्यालय स्थित है। इसके वास्तुविद कौन थे, यानी कि आर्किटेक्ट कौन थे? तो थॉमस लियोन आर्किटेक्ट थे। अब इसका जो निर्माण हुआ था वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो जूनियर सर्वेंट्स यानी कि राइटर्स जो थे 1977 में उनके लिए किया गया था, ठीक है। अब कार्ल मार्क्स जो है बहुत बढ़िया समझाते हैं चीज़ों को। तो वो क्या समझाते हैं कि जो भी वर्ग संघर्ष हो रहा है, यानी कि अलग अलग कास्ट में या वर्गों में जो भी संघर्ष होता है, उसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाते हैं ये, यानी कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से ये समझाते हैं जो भी प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल है उसको, ठीक है। मार्क्स के विचारों में ऐतिहासिक प्रक्रिया में प्राचीन समाज का आधार दास्ता, सामंतवादी समाज का आधार भूमि तथा मध्यम वर्गीय समाज का आधार नगद पूंजी है। कहते हैं कि प्राचीन समाज में दास्ता के आधार पर जो है ऐतिहासिक प्रक्रिया थी, सामंतवादी में भूमि ले लेते थे लोग, उस पर बवाल होता था, और मध्यम वर्गीय में नगद पूंजी की अभाव होता था। तो जो है विचारों का आधार यही रहा। उनकी इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है, मतलब इसी बेसिस पर वो अपना सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं। उनके अनुसार समाज का इतिहास आर्थिक कारणों के कारण निर्धारित होता है।
जिसके मूल में वर्ष संघर्ष का द्वंद्व होता है। सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर जो हम लोग के वहाँ है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, मतलब आपके रूम में जो भी कैलेंडर एक लगा होगा ना वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का रूप है। उसमें दे देगा कि हिंदू कैलेंडर इधर उधर, तो उसको नहीं मानेंगे, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है वो। और ये लगभग सब पूरे विश्व में कहीं भी चले जाओगे तो वहाँ पर प्रयोग होता है। फालुन गांग विश्वास तथा प्रथा की एक व्यवस्था है, फालुन गांग जो है विश्वास और प्रथा की एक व्यवस्था है जो कि चीन में ली होंगजी द्वारा 1992 में स्थापित की गई थी। मदर टेरेसा का जन्म मैसेडोनिया में होता है, जिसको मकदूनिया भी बोलते हैं, 1910 में, और 18 वर्ष की आयु में एक मिशनरी की सदस्यता ग्रहण कर लेती हैं। भारत में बहुत साल सर्विस करती हैं, मतलब सेवा देती हैं, और भारतीय नागरिकता भी प्राप्त होती है, और बाद में उनको जो है भारत रत्न का अवार्ड भी मिलता है। 1929 में भारत आती हैं और यहीं पर रह करके कलकत्ता के लोरेटो कॉन्वेंट स्कूल में अध्यापन कार्य स्टार्ट करती हैं, मतलब यहाँ पर टीचिंग करना स्टार्ट करती हैं। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु के समय उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। फतेह सिंह राठौर को टाइगर मैन के उपनाम से जाना जाता है, तो फतेह सिंह राठौर जो है भारत के टाइगर मैन जाने जाते हैं। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का गौरव सिरिमाओ भंडार नायके जो श्रीलंका की हैं उनको प्राप्त है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास है। देखिए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का सरकारी आवास जानना बहुत जरूरी है, तो वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट या 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर स्थित है। भारत के प्रधानमंत्री कहाँ रहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि उनका आवास जो है वो कहाँ पर पड़ता है। ब्रिटेन के फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी अर्थात प्रधानमंत्री का निवास है। यह लंदन की वेस्टमिनिस्टर सिटी में स्थित है। चीन ने तिब्बत पर वर्ष 1959 में कब्जा किया था, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता समाप्त हो गई। हालांकि तिब्बत कहता है कि हम लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन वो अभी भी संघर्ष कर रहा है कि हम लोग को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो तिब्बत अभी वर्तमान में किसका हिस्सा है, चीन का हिस्सा है, ठीक है। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस और अन्य स्वतंत्र गणराज्यों के रूप में सोवियत संघ विभाजित हो गया। तो पहले यूएसएसआर था, ठीक है, और बाद में जब 1991 26 दिसंबर को विभाजित होता है तो वो रूस बन जाता है, और उससे बहुत सारे अस्तान वाले देश निकल जाते हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह की कंट्रीज जो है निकल जाती हैं, अलग हो जाती हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी अमेरिका प्रभावित पश्चिमी जर्मनी एवं रूस प्रभावित पूर्वी जर्मनी में विभाजित हो गया था, जो 40 से अधिक समय के बाद 1990 को पुनः एकीकृत हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1990 में हुआ। विभाजित कब हुआ था, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है। तो चूंकि जर्मनी जो है ना वो रूस के भी नज़दीक है, और एक हिस्सा कह लो कि यूरोपियन से ज़्यादा प्रभावित है, जो पश्चिमी वाला है, तो 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी भागों में विभाजित हो गया था, ठीक है। लास्ट पेज चल रहा है। आज के बाद साइंस का कोई लेक्चर नहीं आएगा, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं आएगा। चीन में वास्तविक कागज का प्रथम प्रयोग का श्रेय साई लून को प्राप्त है, ठीक है। इंग्लिश भी देख लेना। साई लून जो है प्रथम कागज का निर्माण करते हैं। चीन के लियान प्रांत के निवासी साई लून ने 105 ईस्वी में कागज का निर्माण किया था। हालांकि हमारे वहाँ पहले ही हो गया रहा होगा कागज का निर्माण। भुर्ज पेड़ की छाल पर जो है हमारे ऋषि महर्षि लिखते थे, तो थोड़ा बहुत कागज़ तो हम लोग भी बनाए होंगे, लेकिन अब उस चीज़ का डेटा नहीं है, तो चीन को ही हम लोग मानेंगे। 14वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के यूरोप में मध्यकालीन सामंती युग की समाप्ति और आधुनिक युग के प्रारंभ का काल कहा जाता है, या यही माना जाता है। इसका प्रारंभ इटली में होता है, जो भी आपका आधुनिक युग का प्रारंभ है। पुनर्जागरण संस्कृति यानी कि जिसको रेनेसा कल्चर बोलते हैं, कि इटली में प्रारंभ होने के कारण वहाँ विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता थी, ठीक है। तो ये मैं कवर कर चुका हूँ। अब आते हैं सीधे आंसर ले लेते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में प्रश्न पूछा है आप लोगों से उसका, ठीक है। तो क्या क्या मैंने आज प्रश्न पूछा है, ठीक है। चलिए, कुछ तो इसमें पहले से सही है, कुछ मैं बता देता हूँ। चलिए, तो पहला जो है यहाँ पर कैप्टिव लेडी, ठीक है, इसको लिखा है ठीक है, इसको लिखा है माइकल मधुसूदन दास ने, ठीक। फिर गोरा लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर में, जो पहले आता है उसको टिक करते चलिए, ठीक। द ब्रोकन विंग लिखी हैं सरोजिनी नायडू, और टेररिस्ट जो है लिखे हैं दिलीप मुखर्जी, ठीक है ना। यहाँ पर लगा देता हूँ 1, ओके। तो टेररिस्ट लिखे हैं दिलीप मुखर्जी, तो ये खत्म हो गया। अगला जो है हम लोग का, इसको लगाना है सबसे आसान जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, BR अम्बेडकर ने लिखा है, ठीक है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री
वो राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। ठीक है, अब इसमें दो और बचता है, एक बचता है अमृत और विष, और दूसरा यहाँ पर बचा है देवदास। तो जो देवदास है वो शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और अमृत और विष अमृतलाल नागर ने लिखा है। ठीक, फिर अगला प्रश्न आता है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसको लिखा है दुर्गादास ने। यार दुर्गादास एक नाम है दोस्तों, उसको मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है, दुर्गादास मेरी लाइफ में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम ही मैं नहीं भूल सकता हूँ, नाम के शकल भी नहीं भूल सकता हूँ। ठीक है, तो इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर दुर्गादास ने लिखा है। अगला चलते हैं, लिख रहा है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका मनोरंजन। तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनोरंजन प्रसाद सिंह। मनोरंजन प्रसाद सिंह, और ये भोजपुरी बेल्ट वालों के लिए एक मनोरंजक फिरंगिया कृति किए थे या कविता लिखे थे। ठीक है, मनोरंजन प्रसाद सिंह इनका नाम है। अगला है यहाँ पर द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। तो इसको कौन लिखा है, चार ऑप्शन मैंने आपको दिया था, डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ। WA फेयर सर्विस ने लिखा है द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया। ठीक है, फिर आता है, अब ये मैच ही है, फ्रीडम एट मिडनाइट लैरी कॉलिंस एंड डोमिनियन लापियरे, मदर इंडिया लैरी कैथरीन मेयो, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बता दिया जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन RM लोहिया यानी कि राम मनोहर लोहिया जी ने लिखा है। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफीक जाकरिया, तस्लीमा नरसीन की 3 बुक मैंने बताया, लज्जा उतल हवा की और अमार माया वेला की। द रूट अहेड बिल गेट्स की है। आर्ट एंड कल्चर में कुछ देख रहे हैं, जैसे ललित कला अकादमी 1954 में आया था, डायरेक्टली प्रश्न पूछा हुआ है 2022 की परीक्षा में। संगीत नाटक अकादमी आया था 1953 में, बना था 1952 में, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है जो इसका मेन इनॉग्रेशन हुआ 1953 में हुआ। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया था 1959 में, 1975 से जो है स्वतंत्र रूप से चलने लगा, और संस्कृति संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 में आया। ठीक है, 1959 है ये, अगर मैंने गलत बोला। कुछ त्यौहार है और राज्य है, जैसे बिहू है असम में होता है, ओनम केरल में होता है, पोंगल तमिलनाडु में, बैसाखी पंजाब में होता है। ठीक, कुछ नृत्य है, जैसे मोहिनी अट्टम है केरल में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कथक जो होता है यूपी में होता है, और कथकली ये भी केरला में होता है। फिर कुछ व्यक्ति हैं और कुछ वाद्यंत्र है, जैसे किशन महाराज तबला, गोपाल जी मिश्र सारंगी, कुंदक सिंह कूद कूद के बजाते हैं, पखावज बजाते हैं, बस याद करने के लिए ऐसे बोला हूँ, काफ़ी सम्मानीय व्यक्ति हैं कुदक सिंह, ये पखावज बजाते हैं। शिव प्रसाद शर्मा संतूर बजाते हैं, असद अली खान रुद्रवीणा, प्रमोद गायकवाड़ सुंदरी, जाकिर हुसैन जो है तबला बजाते हैं, रविशंकर जो है सितार, हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी, ओंकार नाथ ठाकुर वायलिन, बिस्मिल्ला खान शहनाई, बिरजू महाराज कथक, अमजद अली खान और अली अकबर ये दोनों लोग सरोद बजाते हैं। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर में इतना बता दिया हूँ। अगर मुझे लगता है कि कुछ और क्लासेस लेनी चाहिए तो मैं किसी और पोर्शन के साथ क्लासेस ले लूँगा। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री जो है अभी तक सारा कंप्लीट हो गया है। PDF नोट्स भी आज टेक्निकल टीम को भेज दूंगा, जो हो सकता है कि मंगलवार या बुधवार से आप लोग को अवेल करा दिया जाए टेलीग्राम पर। ठीक है, और टेलीग्राम में अब एक चीज़ और करवाने वाले हैं हम लोग कि उसको जो है पिन करवा देंगे ऊपर, तो जिसको भी नोट्स चाहिए होगा वो सबसे टेलीग्राम जहाँ पर UPSC हिंदी या UP जो भी लिखा रहता है, UP PCS हिंदी, PSC हिंदी जो भी लिखा है, तो उसी के नीचे फिर जो है ना पिन वाले मैसेजेस होते हैं, उसको टिक करके देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ देने के लिए हिस्ट्री में। इसके बाद हम लोग जो है कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें आप लोग सजेस्ट कर सकते हो। वैसे मेरा विचार है कि ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहिए या फिर इकोनॉमिक्स, जो भी आप लोग का विचार हो आप लोग बताइए। धन्यवाद।